हेडमा मारा गया है, आपको यकीन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी नहीं नहीं, बिल्कुल हो रहा है। मालूम था कि आज नहीं तो कल ये होना ही है। और सुकमा के लिए विशेष रूप से इसीलिए ये सफलता का दिन है क्योंकि वो सुकमा के अंदरूनी गांव का रहने वाला है। कई लोगों को उसने भर्ती किया है, कई लोग सरेंडर कर चुके हैं उनके भर्ती किए हुए। वो चाहते थे कि वो भी सरेंडर कर दे लेकिन सरेंडर नहीं किया है। वो बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं में सम्मिलित रहा है। वो राइट फ्रॉम बिगिनिंग जो है वो मिलिट्री विंग में उसका सदस्य रहा है, चाहे वो कंपनी थी चाहे बटालियन थी, उसका इंचार्ज रहा। तो वो शुरू से ही 20 साल से ज़्यादा, 25 साल हो चुके जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, वो 25 साल से लगभग अटैक हमलों में ही सम्मिलित रहा है। तो इसीलिए मुझे लगता है सुकमा के लिए ये बहुत बड़ा सफलता, केवल सुकमा ही नहीं, सुकमा बीजापुर पूरे दंड कारने के लिए ये बहुत ही जी सफलता साहब, का दिन है। ये आपने ये जो सुरक्षा सवाल बलों को ये आपने बधाई बात देना कही है कि दंडकारण्य के लिए, सुकमा के लिए, बीजापुर के लिए ये सफलता है। और नक्सलवाद के खात्मे की जब तारीख मार्च 26 तय हुई थी तो लगा था कि हो सकता है कि सरकार ने ये तारीख तय की है, ये बहुत नजदीक है, इतने में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर जो ऑपरेशन चलाए जाएंगे वो हो सकता है कि नाकाफी साबित हो। लेकिन आज जब हेडमा मारा गया, इससे पहले बसवराजू मारा गया, सब कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंग हुआ। आपको लगता था कि नक्सलवाद का खात्मा इस दिशा में इस तरह से हो सकता है? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इतनी जल्दी सब कुछ होगा, मुझे लगता है इसकी संभावनाएं सभी को मतलब 100% नहीं लगती थी। टारगेट जब कोई रखा जाता है तो निश्चित ही, और टारगेट, केवल टारगेट रखना पर्याप्त नहीं होता। दरअसल टारगेट रखने के साथ जो उसको अचीव करने के लिए जो संसाधन होने चाहिए, जो रास्ता अपनाना चाहिए, वो साथ में अपनाना होता है। जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ये स्ट्रांग पॉलिटिकल विल थी, दोनों सेम पेज पर थे कि यस, इस डेट तक हमको अचीव करना है, तो उसके लिए केंद्र बल ज़्यादा बढ़ाए गए। जो नए कैंप, जैसे पिछले 1.5-2 साल के अंदर 85 कैंप्स, आप देखिए, पिछले बलों को उठाकर आगे अबूझमाड़ के अंदर भेजना, साउथ बस्तर में नए कैंप्स लगाना, तो ये आगे बढ़कर जो माओवादियों की जो मूवमेंट का जो एरिया हुआ करता था, जहाँ उनकी बटालियन मूव करती थी, या अबूझमाड़ में जहाँ उनकी मीटिंग्स होती थी, टेक्निकल सामान उनका बनता था, तो वो सब चीज़ों पर हमारे जब कैंप्स आ गए तो उनका मूवमेंट ऑटोमेटिकली रिस्ट्रिक्ट हो गया। तो जब रिस्ट्रिक्ट हुआ और हमारे मूवमेंट में आसानी होने लगी, ऑपरेशंस में आसानी लगी, तो ये सफलताएं उस हिसाब से मिलने लगी। तो ये स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल जो है, और उसके साथ जो कॉम्प्लीमेंट करता है, उसके साथ जो दूसरे स्टेप लेने होते हैं, वो सुरक्षा बलों ने वो स्टेप लिए। तो मुझे लगता है ये सभी चीजों का फ्री हैंड दिया गया सुरक्षा बलों को, नक्सलवाद के खिलाफ फ्री हैंड जब मिला सुरक्षा बलों को, उसका आप इंपैक्ट देखते हैं विस साहब। और इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल ये है कि आपने तो एंटी नक्सल ऑपरेशंस को खूब अंजाम दिया है, खूब प्लानिंग की है। मैं ये समझना चाहता हूं कि हेडमा मारा गया है, हेडमा क्या क्या करता था, हेडमा इतना बड़ा कैसे बना? आप तो इस चीज के बहुत ज्यादा जानकार रहे हैं कि हेडमा के बड़े होते हुए पूरे छत्तीसगढ़ ने देखा है कि कैसे वो नक्सलवाद को फैलाता रहा और सुरक्षा बलों के लिए नासूर बन गया। देखिए, वैसे तो इनसे बड़े जो बसवराजू मारा गया जनरल सेक्रेटरी और कई केंद्रीय सदस्य और हैं जो इनसे ज़्यादा बड़े लीडर थे, लेकिन हिडमा का एक महत्व इसीलिए हो जाता है कि वो लोकल इलाके का लीडर था। मतलब शायद वो हिडमा, ये 3 लोग हुआ करते थे। एक हिडमा था, एक वेंकट जो अभी सरेंडर हो चुका है, और एक रामदेव। ये लोग थे जो दंडकार नेशनल जोनल कमेटी के सदस्य तक पहुंचे। मतलब ये वरिष्ठ नेताओं में, वरिष्ठ जो इनके लीडर थे, ये वहां तक पहुंचे। ये वो व्यक्ति है हिडमा। जब शुरू में जब कंपनियां बन रही थी पीएलजीए की, तो कंपनी नंबर 2 में जहां तक मुझे आ रहा था, एक प्लेटून कमांडर हुआ करता था, प्लेटून कमांडर था। उसके बाद जब कंपनी नंबर 3 जो साउथ बस्तर में पहली कंपनी बनी, तो इसका एक कमांडर बना। तो धीरे धीरे एक कंपनी के कमांडर से वो बटालियन का कमांडर बना। उसके बाद पूरे साउथ का जो इलाका था उसका वो इंचार्ज बन गया, और अभी साउथ सब जोनल ब्यूरो का वो सदस्य था। तो ये शूटर भी था, ये मिलिट्री एक्शंस में काफ़ी, ये पॉलिटिकली इसका ज्ञान चाहे इतना ना रहा हो जैसे बाकी कार्डर्स बताते हैं, लेकिन मिलिट्री विंग का ये
बड़ा लीडर था और इसीलिए मुझे लगता है उसके मारे जाने अब से कोई और विस्तार, कोई और टारगेट, कोई और चैलेंज है अभी? कमजोर होगी, मुझे लगता है बटालियन सरेंडर भी कहीं इससे और ज्यादा होंगे। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है और इसका इंपैक्ट दिख भी रहा है, लेकिन मैं अब समझना चाहता हूं कि सुरक्षा बलों के सामने कोई और टारगेट है अभी? हिडमा का मारा जाना, अब एक और नाम आता है देवा, और इससे पहले जितने बड़े बड़े नाम थे या सरेंडर हो चुके हैं या मारे जा चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या ये मानकर चला जाए कि नक्सलवाद के लिए अब अंतिम दिन ही कुछ बचे हुए हैं, नक्सलवाद के लिए अब कोई मोर्चे पर चैलेंज नहीं है सुरक्षा बलों के लिए? नहीं, ऐसा अभी मानना थोड़ा जल्दी होगा। अभी चैलेंज कुछ बाकी है, क्योंकि अभी बटालियन के कई लोग जो हैं, कमांडर आपने बताया, कमांडर सहित मुझे लगता है 125 से ज़्यादा, 125 से 150 के बीच के सदस्य हैं अभी बटालियन के। अभी कुछ बाकी है, साउथ बस्तर का सचिव बाकी है, पश्चिम बस्तर का सचिव पापा राव, और ये अभी ये लोग बाकी हैं। कुछ अभी दंडकारण्य के सदस्य और बाकी हैं जो बचे हुए हैं। सेंट्रल कमेटी का देव जी है जो इंचार्ज है, इनका अभी बड़ा लीडर है, वो बचा हुआ है। इधर से बिहार का जो मिसर बेसरा है वो बचा है। इधर पहले जो गणेश उइके या संग्राम जो इधर चला गया था उड़ीसा में, वो भी वापस लौटे हुए हैं। तो कुछ सीसी सदस्य ये वृद्ध हो चुके हैं। जहां तक संग्राम की बात है, सयन्ना भी बोलते हैं उसको, या गणेश उइके की बात है, ये वृद्ध हो चुके हैं। अभी गणपति भी वृद्ध है, लेकिन वो भी अभी जंगल में ही है या कहीं छिपा हुआ है। लेकिन देव जी, बिसर मिश्रा, ये कुछ ऐसे सदस्य हैं जो अभी एक्टिव हैं, तो इसीलिए, और कुछ सदस्य भी बाकी हैं। तो मुझे लगता है कुछ समय भी और है। विसाब, आपने जो इतने सारे नाम गिनाए हैं, इसका मतलब विसाब, आपने इतने सारे नाम गिनाए हैं, तो जनता ये तो देख रही है कि आर.के. विसाब नक्सलियों को बहुत अच्छे से समझते हैं और उनके लिए जो ऑपरेशंस चलाए जाते थे उसमें वो बड़ी भूमिका निभाते थे। लेकिन अब दर्शकों को हमें समझाने के लिए ये ज़रूरी है कि पिछले 1.5 साल से लगभग ये जब लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं नक्सलवाद के खिलाफ, क्या होती है पॉलिटिकल विल पावर? क्या रणनीति में बदलाव हो जाता है जब इच्छा शक्ति आती है कि नक्सलवाद का खात्मा करना है? कितना डिफरेंस आप महसूस करते हैं पिछले कुछ सालों में और बीते 1.5 सालों में? देखिए, वैसे मैं जहाँ तक मेरा पर्सनल अनुभव है, तो वो तो हमें कभी ऑपरेशन करने में कभी दिक्कत नहीं आती थी। सेंटर की वजह से कभी मना नहीं होता था या स्टेट की वजह से मना नहीं होता था। लेकिन क्या होता है कि जब पॉलिटिकल लीडरशिप की जब स्टेटमेंट्स आती हैं और जब उसके आधार पर बल आगे बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं एक मोटिवेट होते हैं अधिकारी। जब आगे अग्रणी इलाके में कैंप्स लगाने होते हैं तो उसके अंदर कोई आनाकानी नहीं होती है, वो बहुत जल्दी कैंप्स लगते हैं, चाहे नए बल नहीं मिलते हैं। मुझे लगता है जो अभी जितने भी मैंने बताए करीब 85 सिक्योरिटी कैंप्स जो लगे हैं 1.5-2 साल के अंदर, वो हो सकता है ये सारे नए बलों से नहीं है, पिछले स्थानों से उठाकर कुछ लोगों को आगे बढ़ाया गया है। तो ये जब केंद्र की सरकार और राज्य सरकार की पॉलिटिकल विल होती है, तो मुझे लगता है ये जो आगे बढ़ने की स्थिति है ये आसान हो जाती है और तो अधिकारियों को मोटिवेशन मिलता है। तो ये महत्वपूर्ण चीज है। ऐसे तो समय समय के साथ जैसे डीआरजी का उत्थान इवोल्व हुई है, डीआरजी बस्तर फाइटर पिछली सरकार ने भर्ती किए, उससे भी लाभ हुआ है। लोकल जवान जैसे जैसे सरेंडर करते हैं लोग, उनसे काफी ज्ञान बढ़ता है हम लोगों को। आर.के. विसाब, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, विसाब, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अभी एक बड़ी खबर आ रही है इसी से जुड़ी हुई, वो दर्शकों को बता देते हैं, फिर मैं आपके पास तुरंत लौट रहा हूं और वो खबर आप भी सुन लीजिए। और बड़ी खबर यह है कि विस्तार न्यूज जब खबर बताता है तो सबूतों के साथ बताता है। एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में जब ये पूरा ऑपरेशन को पूरा किया गया तो वहां की पुलिस ये बता रही है कि जो मारा गया नक्सली है वो हिडमा है। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए वहां की पुलिस ने क्या जानकारी दी है मीडिया को। Fixes Madhvi Hidma, he is the Central Committee member and first battalion commandant and one of the most wanted and dreaded Maoist. His body has been recovered. His wife Raje, her body has been recovered along with तो आप सुन रहे थे एडीजी को, जो कि आंध्र प्रदेश पुलिस की एडीजी जानकारी दे रहे थे कि राजे मारी गई है, जो वाइफ थी वन ऑफ द मेजर जिसका नाम है हिडमा, वो मारा गया है। और विसाब, आर.के. विसाब, मैं आपसे फिर आता हूं एक सवाल के साथ
कि जब हम हिडमा के मारे जाने की खबर बता रहे हैं और मेरी आवाज में तेजी है, वो इसलिए है क्योंकि हिडमा को लेकर हमने पढ़ा है, बचपन से जाना है कि नक्सलवाद यानी कि हिडमा भले ही उसके पास सीसी मेंबर तक की जिम्मेदारी थी, उससे बड़े बड़े और दूसरे नक्सली भी थे, लेकिन हिडमा पोस्टर बॉय बन चुका था या पोस्टर नेम बन चुका था। इसको मीडिया की भाषा में कुछ लोग ओसामा कहते थे, नक्सलियों का ओसामा है। 2010 का वो मंजर जब 76 जवान हमारे शहीद हुए थे, जिसका ये मास्टरमाइंड था, जरा दर्शकों को आप बताइए सर कि वो किस तरह का घटनाक्रम था जो हिडमा ने अंजाम दिया था। नहीं, बिल्कुल वो मंजर बहुत ही विध्वंस था, बहुत ही डरावना था। हिडमा बाकायदा उसकी प्लानिंग में था और उसके एग्जीक्यूशन में था। उसके बाद बुरकापाल में जब 25 हमारे जवान शहीद हुए थे, उसमें भी वो सम्मिलित रहा है। जितने भी बड़े हमले हैं, मैं कहूँगा साउथ बस्तर के खास तौर पर, उसके अंदर वो उसका सदस्य रहा। वो काफ़ी शूटर स्नाइपर की जो है ट्रेनिंग उसने ना केवल खुद ली, उसके बाद कई और शूटर्स भी तैयार किए। तो वो उसकी जो हमलों में जो भूमिका थी वो मुझे लगता है वो बहुत इम्पोर्टेंट थी, इसलिए उसका मारा जाना ये बहुत बड़ी सफलता मैं कहूँगा। जी आरके साहब, एक सवाल ये भी है कि हिडमा के बारे में कहा जाता था कि उसकी सिक्योरिटी बड़ी टाइट थी, 4th लेयर की सिक्योरिटी में वो चलता था। जब वो चलता था उसके आसपास कई सारी मूवमेंट होती थी नक्सलियों की। लेकिन हिडमा आज जब मारा गया है तो हम देख रहे हैं कि उसके साथ लगभग 4-5 सदस्य और उसके मारे गए हैं, यानी कि नक्सली मारे गए, उसमें उसकी पत्नी भी है। तो क्या नक्सलियों ने अपने लीडर्स को छोड़ दिया है या लीडर्स आज अलग थलग पड़ गए हैं या लीडर्स अकेले होकर इसको भी किसी प्लानिंग का हिस्सा बता रहे हैं? नहीं, देखिए, जो माओवादियों का सबसे बड़ा लीडर वो जनरल सेक्रेटरी, उसकी एक कंपनी हुआ करती थी। तो कंपनी में 50, 60, 70 तक लोग होते थे, उसकी सुरक्षा में रहती थी, जो मई में मारा गया। उसके बाद जो सीसी मेंबर रहते हैं, इन्होंने 3-4 साल पहले अपनी सुरक्षा बढ़ाई थी। पहले जो 8-10 लोग हुआ करते तो वो 20-25 तक कर लिए थे, प्लेटून कर लिया करते थे। जैसे एक सीसी मेंबर मारा गया था तो एक पूरा प्लेटून 21 उसकी सुरक्षा में था। लेकिन क्या हुआ कि जो लास्ट ईयर इन्होंने जब देखा कि ज़्यादा संख्या में 25, 30, 40 जब नक्सली मरने लगे, तो माओवादियों ने लास्ट ईयर अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव किया। उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा आदमी अगर साथ में रखेंगे सुरक्षा में, तो क्योंकि पुलिस एनसर्कल करने में सफल हो पा रही है, तो ज़्यादा लोग मारे जाएंगे। तो ये उनकी पॉलिट ब्यूरो ने कॉन्शियस डिसीजन लिया कि कम व्यक्ति साथ रखे जाए ताकि नुकसान कम हो, काडर बचे रहे। तो जो इंडिविजुअल, हालांकि ये अभी तक पूरा स्पष्ट भी नहीं हुआ क्योंकि कोई ऑथेंटिक स्टेटमेंट ऐसी नहीं आई है कि हिडमा DKZC मेंबर है या वो CC मेंबर बन गया है, क्योंकि रिकॉर्ड में जितने उसके साथ काम करने वाले थे उनका कहना है वो DKZC का सदस्य था, मतलब स्टेट कमेटी का था जी। कुछ रिपोर्ट्स ऐसा बोलती हैं कि शायद वो CC मेंबर बन गया था, तो कंफर्म नहीं है जी। तो ये इसीलिए अगर उसके पास सुरक्षा के व्यक्ति थे भी सही, तो बटालियन जब साथ रहती है तो इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल कि सारी बटालियन उसकी सुरक्षा में रहती है, वो लड़ने के लिए होती है जी। सुरक्षा में फिर भी 8, 10, 12 लोग रहते हैं, बाकी अलग अलग ठिकानों पे रहते हैं। जरूरत पड़ने पर बहुत जल्दी साथ में आ जाते हैं, इतनी एजाइल उनकी मूवमेंट होती है। सर ये आपने बहुत सुरक्षा को लेकर बहुत अच्छे से आपने इसको एक्सप्लेन किया है। हिडमा की कार्यशैली क्या थी? हिडमा कैसे काम करता था, कैसे प्लानिंग करता था, कैसे सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाता था? हिडमा क्या करता था? नहीं, देखिए, इनकी जितनी भी ट्रेनिंग है, दो चीज़ों में 80s में 87 में जहाँ तक सबसे पहले इनका प्रशिक्षण हुआ था, तो वो एम्बुश और आईडी दो चीज़ें हैं जिसके अंदर इनकी ट्रेनिंग बहुत सख्त होती है, मैं कहूँगा। तो आईडी बनाने में कुछ टेक्निकल इनका डिपार्टमेंट होता है, वो देखता है। बाकी एम्बुश लगाने की जो इनकी विधि रहती है वो सबसे खतरा आक्रामक रहती है। मतलब एम्बुश का स्थान चयन करना, एम्बुश के स्थान पे आईडी कितना लगाना, गाड़ी कहाँ से आ सकती है, उसका सर्वे, रैकी 2 दिशा 3 दिशा, 3 से 5 आदमी उसकी रैकी करने में खड़े रहते हैं, वो देखने के लिए। वहां जब आएगा तो ब्लास्ट करना है।